अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपसे एक कहानी शेयर करने जा रहे हैं। काम कर कर के थकन से मैं चूर हो गई थी। मेरे दिल में एक शदीद ख्वाहिश उभरी कि जाकर 2 घड़ी बिस्तर पर लेट कर आराम कर लूं। लेकिन इस घर में आराम करना मेरे लिए नामुमकिन था, क्योंकि मैं इस घर का फर्द नहीं थी बल्कि यहाँ पर सिर्फ एक मुलाजमा थी। मैं नीचे लाउंज की सफाई कर रही थी, जब ही वो लंबा चौड़ा सा शख्स मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और मुझसे कहने लगा कि जाओ अब जाकर ऊपर वाले कमरे की सफाई करो, जो मेरी ख्वाबगाह है। मैं जो आराम करने का सोच रही थी, इसके नए हुक्म पर तो जैसे थकन मेरे वजूद पर और भी ज्यादा हावी हो गई। मुझे हुक्म देकर वो वापस जा चुका था। मैं धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर बनी हुई मंजिल पर आ गई। फिर कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। कमरा था या कोई महल, जा बजा सफ़ेद पर्दों से अटा हुआ कमरा, फानूस ही फानूस इस कमरे में रोशन थे। सफ़ेद रंग और सुनहरी रंग का ऐसा इम्तजाज मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा था। इतना नरम और मुलायम बिस्तर, अगर बंदा बिस्तर पर लेट जाए तो शायद बिस्तर के अंदर ही धंस जाए। मेरा बदन तो वैसे ही थकन से चूर चूर हो रहा था। जब भी मैंने दिल में सोचा कि कौन सा मुझे वो शख्स देख रहा है, क्यों ना 5 मिनट लेट कर बिस्तर पर आराम ही कर लूं। वाह मेरो, तेरी तो किस्मत ही खुल गई, इस घर की मुलाजमा बनकर मैं मुस्कुराते हुए अपने आप से कहने लगी और फिर इस सफ़ेद बिस्तर पर लेट गई। जब भी मेरे जिस्म को जोरदार झटका लगा था, मैं अपने अंदर एक बेपनाह तब्दीली महसूस कर रही थी। सामने लगे शीशे में अपने आप को देखने लगी। वहां मेहरो नहीं बल्कि कोई और बैठी थी, रोशन साफ चेहरा लिए, कोई शहजादी। अम्मा आज फिर बुरी तरह खांस रही थी। मैं जो नीचे बैठकर बाल्टी में थोड़ा सा पानी लिए बर्तन धोने में मसरूफ थी, अम्मा के खांसने पर पलट कर इसे देखने लगी। बेचारी अम्मा की बीमारी तो दिन प दिन बढ़ती ही जा रही थी। जब भी नूरा बाहर से खेलती हुई आई और मुझसे कहने लगी, बाजी कुछ खाने के लिए रखा है, मुझे बहुत भूख लग रही है। इसकी आंखों में साफ भूख का एहसास जाग रहा था। मैं नीचे मुंह करके जैसे शर्मिंदा सी हो गई। घर में आटा तो दूर की बात, इस वक्त नमक भी न था। मेरा दिल बुरी तरह करने लगा। फिर मैं इससे कहने लगी, थोड़ी देर सब्र कर नूरा, मैं अभी दुकान वाले चाचा के पास जाती हूँ। अगर इसने थोड़ा राशन उधार दे दिया तो मैं तेरे लिए फटाफट एक चीनी का पराठा बनाकर देती हूँ। मेरी ये बात सुनकर नूरा के चेहरे पर एक चमक आ गई। वो झल्ली तो वैसे ही चीनी का पराठा खाने की शौकीन थी, इसलिए खुशी खुशी वापस खेलने चली गई। मैंने जल्दी जल्दी दुपट्टे से हाथ साफ किए, फिर मुंह धोने के लिए वॉशरूम में चली गई। मैं दुपट्टे से चेहरा साफ कर रही थी, जब भी सालों पुराने दीवार पर लगे शीशे पर मेरी निगाह गई थी। मेरा काला चेहरा इसमें वाज़ेह था। चेहरे पर मौजूद जापहचान ने मेरी बदसूरती का एहसास मुझे बुरी तरह दिलाते थे। मेरी बदसूरती के तो क्या कहने, शायद चुड़ैलें भी मेरी बदसूरती देखकर शर्मा जाए। मैं अपने आप का मजाक बेहिसी की हद तक उड़ाती थी। मेरे अम्मा और अब्बा दोनों ही काले थे और ये बदसूरती मुझे इनसे वर्षे में मिली थी। लेकिन नूरा जो मुझसे छोटी थी, बल्कि बहुत ज़्यादा, तकरीबन 6-7 साल छोटी थी, वो मुझसे इसकी रंगत मेरे मुकाबले में सांवली थी। लेकिन मैं इतने काले रंग की थी कि मेरे सफ़ेद दांत मेरे चेहरे पर अलग ही चमकते हुए नजर आते। मैं बाहर जाती तो अगर कोई चंद मिनट भी मेरे चेहरे पर नज़र टिका लेता तो फौरन ही मुझे पता चल जाता कि वो यकीनन मेरी बदसूरती को इतने गौर से देख रहा है। यूं मैं जहां भी जाती चेहरे पर निकाब कर लेती। कभी कभार आईना देखते हुए दिल से शिकवा भी निकलता कि बनाने वाले थोड़ा मुझ पर रहम ही खा लेता। कम से कम आईने में मुझे अपना चेहरा देखते हुए शर्म तो ना आती। बचपन में तो साथ वाली लड़कियां भी मेरा मजाक उड़ाती थी, लेकिन जब मुझे इन बातों की कोई समझ ना थी, जैसे जैसे बड़ी हुई, इस पास के लोगों ने एहसास दिलाना शुरू कर दिया कि महरो तू बहुत काली है, तेरे ऊपर तो मेकअप भी अच्छा नहीं लगे। या कभी कोई मोहल्ले का बच्चा रोता तो इसकी माँ मजाक ही मजाक में इससे कहती कि अगर तुम चुप ना हुए तो मैं महरू को बुला लूंगी। मैं जानती थी कि मेरी दोस्तें मुझे पीछे से काली डायन या काली चुड़ैल के नाम से बुलाती हैं। अब्बा कई सालों पहले मर चुका था। अम्मा ने सारी जिंदगी लोगों के घरों में काम करके घर चलाया था। ताकत से ज्यादा काम करने की वजह से इनकी हिम्मत वक्त से पहले ही जवाब दे गई थी। अब मोहल्ले की औरतें आती हैं तो मुझे कहती हैं कि महरो कौन सा तेरा कोई बड़ा भाई है, अब तुझे ही घर को चलाना है, तू भी कई काम पे लग जा या किसी के घर काम ही कर ले ताकि तेरे घर का गुजारा तो चल सके। मुझे इनकी बातें बहुत तकलीफ देती थी। मैं सोचती थी कि मैं किसी फैक्ट्री में काम कर लूंगी, लेकिन किसी के घर की मुलाजमा बनकर काम करना मुझे मंजूर ना था। इसलिए अभी तक मैंने कहीं भी काम ना ढूंढा था और अम्मा के बस में नहीं रहा था कि वो लोगों के घरों में काम करे।
आहिस्ता आहिस्ता गर करके गुर्बत ने इतनी मजबूती से अपने पंजे हमारे घर में गाड़े कि घर में आज नमक तक मौजूद ना था। फिर मैंने अपनी बड़ी सी काली चादर ओढ़ी और सोचा कि करियाने की दुकान वाले चाचा से थोड़ा सा राशन उधार लेती आऊं। यही सोचकर मेरे कदम इस दुकान की तरफ उठ गए। शुक्र था कि दुकान पर कोई आदमी मौजूद ना था, सिर्फ चाचा ही बैठा था। फिर मैं चाचा के पास गई और इसे कहने लगी, चाचा मुझे थोड़ा सा राशन चाहिए उधार में, अगर आप दे देंगे तो आपकी मेहरबानी होगी। मेरी बात सुनकर वो दुकान वाला चाचा मुझे घूरने लगा और बोला, पहले ही मेरी दुकान नहीं चल रही, ऊपर से तू रोज रोज उधार राशन लेने चली आती है। पहले वाले पैसे कौन सा तेरी माँ ने चुकाए हैं? तुम दोनों माँ बेटी का तो लगता है मेरी दुकान को खाली करने का इरादा है। वो मुझे बातें सुनाने लगा, लेकिन मुझे इसकी बातों से कोई हर्ष ना था। मुझे अपनी बहन का पेट भरना था, इसलिए मैं इसकी बातें सुनने पर मजबूर थी। फिर मैं चाचा को कहने लगी, अभी थोड़ा सा राशन दे दो चाचा, मैं वादा करती हूँ कि मैं आपके पैसे जल्द दे दूंगी। वो बुरे बुरे से मुंह बनाने लगा, लेकिन शुक्र था कि वो मुझे राशन देने पर राजी था। जल्दी जल्दी राशन थामे मैं घर आ गई। थोड़ा था, लेकिन ये था कि हमारे एक हफ्ते का गुजर ही जाता। जल्दी जल्दी नूरा को रोटी बनाकर दी और अम्मा के लिए भी एक पतली सी रोटी बनाकर रख दी। तभी बराबर वाली खाला कलसूम चली आई। वो अम्मा को देखने लगी, जिनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। फिर मुझे कहने लगी, महरो तेरी माँ की हालत ने कितनी खराब हो रही है, इसे तो दवाई गोलियों की ज़रूरत है। इनकी बात सुनकर मैंने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। फिर मेरा ख्याल है कलसूम से कहने लगी, खाला घर में 1 रुपया नहीं है, मैं कैसे अम्मा को डॉक्टर के पास लेकर जाऊं? तो खाला कलसूम मुझसे कहने लगी कि देख, जब भी तुझे समझाती हूँ कि कहीं मेहनत मजदूरी कर ले, किसी के बर्तन मांज ले, ताकि तेरे हाथ में 4 पैसे आए। अब तूने ही घर को चलाना है। मैं चुप थी, क्योंकि इसके सिवा मेरे पास कोई रास्ता ना था। फिर मैं खाला को कहने लगी कि खाला कल मैं आपके साथ चलूंगी, आप मुझे किसी के घर पर काम दिलवा देना। खाला ने इस बात में सर हिला दिया। दूसरे दिन मैं खाला के साथ काम ढूंढने निकल पड़ी। पूरा दिन सड़कों पर घूमती रही, काम मांगने के लिए बड़ी बड़ी कोठियों के दरवाजे बजा बजा कर पूछते रहे, लेकिन मेरी किस्मत इतनी बुरी थी कि किसी ने भी मुझे काम पर ना रखा। मैं रात को आकर फिर शीशे के सामने खड़ी हो गई। मेरा बदसूरत चेहरा मुझे आईने में साफ नजर आ रहा था। फिर मैंने दिल में सोचा कि शायद कोठियों वाले मेरी शक्ल देखकर डर गए हैं, इसलिए उन्होंने मुझे काम पर ना रखा। घर के हालात इंतहाई ख़राब होते जा रहे थे। मुझे जल्द से जल्द काम ढूंढना था। फिर खाला ने दूसरे दिन मुझे अपने साथ लिया और फिर दोबारा से काम की तलाश में हम दोनों निकल पड़े। पूरा दिन सड़क पर मारे मारे फिरने के बावजूद मुझे किसी ने काम ना दिया। एक बार फिर मायूस होकर घर लौट आई। तीसरे दिन खाला की तबीयत खराब थी। मैंने अकेले ही घर निकलने का फैसला किया। फिरते फिरते काफ़ी घंटे गुजर गए, लेकिन मुझे उम्मीद नजर ना आई कि मुझे कोई काम दे देगा। ये बड़ी बड़ी कोठियों वाले मुझे अपनी नौकरानी बनाने को तैयार न थे। धूप में फिर फिर कर मेरा काला रंग अब इंतहाई काला दिखने लगा था। भूखी प्यासी बेमकसद में सड़क पर चलती जा रही थी। जाने अनजाने पे मेरे कदम इस तरफ उठ गए जहाँ पर कोई घर न था। मैंने पीछे मुड़ कर देखा तो मैं इस पोश इलाके से काफ़ी आगे निकल आई थी। यूं ही मेरी नज़र जंगल में बनी एक बड़ी सी शानदार कोठी पर पड़ी। बिलाशुबा दूर से देखने पर बहुत ही बड़ी ही खूबसूरत नज़र आ रही थी। मैंने दिल में सोचा कि इस कोठी को मैं अपनी किस्मत आजमा कर देखती हूँ। हो सकता है यहाँ की मकीन मुझे अपने यहाँ काम पे रख ले। इतनी दूर तक चलने के बाद ही मैं इस कोठी तक पहुँच पाई थी। कोठी पर कोई चौकीदार मौजूद ना था। मैंने खुद ही गेट बजा दिया। खोलने वाला एक आदमी था जो मुझे बड़े गौर से देख रहा था। मैं इसके गौर से देखने का मतलब समझती थी। शायद इसने ज़िंदगी में मेरे जैसी बदसूरत लड़की ना देखी थी, इसलिए वो मुझे इतने गौर से देख रहा था। मैंने इससे कहा, साहिब जी मैं काम के लिए आई हूँ, मुझे काम की ज़रूरत है। मेरे घर के हालात इंतहाई ख़राब हैं। अगर आप मुझे काम ना मिला तो शायद ही मेरी छोटी बहन और माँ भूख से मर जाएं। फिर वो शख्स जब बोला था, इसकी आवाज़ ख़ास सी भारी थी, जो मुझसे कह रहा था, क्या क्या काम करना आता है तुम्हें? तो मैं दिल के दिल में खुश हुई और इस शख्स को कहने लगी कि मुझे सारे घर का काम करना आता है, सफाई सुथराई, खाना पकाना, कपड़े धोना वगैरह। फिर इसने ये कहते हुए दरवाज़ा बंद कर लिया कि ठीक है, कल से काम पे आ जाना। मैं हैरान सी हुई वहीं खड़ी रह गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो शख्स मुझे इतनी आसानी से काम दे देगा। मैंने घर आकर अम्मा को बताया कि अम्मा मुझे काम मिल गया है।
अब मैं तेरा किसी अच्छे से डॉक्टर से इलाज करवा दूंगी। अम्मा बेदिली से मुस्कुरा दी। वो इतनी बीमार रहने लगी थी कि शायद इन्हें अब अपनी ज़िंदगी की कोई उम्मीद ना रही थी। दूसरे दिन मैं काम पर जाने लगी तो अम्मा को ताकीद की कि अम्मा नूरा का ख्याल रखना, इससे ज़्यादा घर से बाहर जाकर ना खेलने देना। अम्मा ने सर हिला दिया। नूरा को भी मैंने अच्छी तरह समझा दिया था। फिर बड़ी सी काली चादर ओढ़कर मैं घर से निकल आई थी। बेशक इस घर तक पहुंचने का रास्ता बहुत खतरनाक था, लेकिन फिर भी काम की लालच ने मुझे इस तक पहुंचने पर मजबूर कर दिया था। दरवाज़ा खोलने वाला वही शख्स था। इसने मुझे बताया था कि पूरे घर की सफाई सुथराई करनी है। मुझे सफाई करते हुए थोड़ी देर हुई थी कि जब मुझे सीढ़ियों से उतरती हुई एक लड़की नजर आई। लड़की इंतहाई गोरी थी, लेकिन हैरत मुझे जब हुई जब इसने अपने चेहरे को एक साइड से पूरा ढका रखा था। सर पर दुपट्टा लपेटा हुआ था, लेकिन दुपट्टे के अंदर से इसका सिर्फ आधा चेहरा नजर आ रहा था। इस आधे छुपे चेहरे में से सिर्फ इसकी एक आंख बाहर झांक रही थी, लेकिन इस आधे चेहरे से भी अंदाजा था कि वो लड़की किस कदर खूबसूरत होगी। बहुत चुपचाप सोफे पर आंखें मूंदे लेटी थी। अजीब सी पुरसरारियत पूरे घर में फैली हुई थी। तभी वो लंबा चौड़ा शख्स अंदर आया और लड़की से कहने लगा कि तू नीचे क्यों उतरी, मैंने तुम्हें मना किया था। तो वो लड़की इससे कह रही थी कि कमरा में मेरा दिल घबरा रहा था, इसलिए मैं नीचे चली आई। लेकिन वो शख्स इसे इसरार करने लगा कि वापस ऊपर कमरे में जाओ। वो लड़की एक झटके से उठी और तेज तेज कदमों से चलते हुए ऊपर कमरे में भाग गई। मैं हैरान परेशान खड़ी थी। इस लड़की का नीचे आना क्या इस शख्स को इस कदर बुरा लगा था? मुझे काम करते हुए काफी दिन हो गए थे। एक दिन मैं डरते डरते इस शख्स से कहने लगी, साहिब जी मुझे थोड़े से पैसे एडवांस में दे दें। आप वो पैसे मेरी तनख्वाह से काट लेना। मुझे इस वक्त अपनी माँ का इलाज कराना है, इसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना है। हमारे घर में खाने के लिए राशन तक नहीं है। इसने कुछ कहे बगैर नोटों की एक गड्डी मेरे हाथ पर रख दी और खामोशी से ऊपर चला गया। मैं बिल्कुल साथ खड़ी थी। दिखने में वो शख्स बड़ा बेरहम सा मालूम होता था, लेकिन इसने मुझे इतने सारे नोट देकर मेरा दिल जीत लिया था। इन पैसों में से मैंने करियाने वाले की दुकान के चाचा सारे पैसे उतार दिए और अम्मा को लेकर एक सरकारी अस्पताल चली आई। लेकिन वहाँ एक बोटी खबर मेरी मुंतजिर थी। जब डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी माँ के दोनों गुर्दे फेल हो चुके हैं, अगर तुम इलाज करवाओगे तो वो इलाज बहुत महंगा है, इसलिए इन्हें घर ले जाओ। इतनी इनकी जिंदगी बाकी है, इन्हें सुकून से गुजारने दो। मैं रोते रोते अम्मा को घर वापस ले आई। मैं सोचती कि अगर अम्मा को कुछ हो गया तो मैं और नूरा भला किसके सहारे पर जिंदगी गुजारेंगे। फिर एक दिन वो हुआ जिसका मुझे डर था। एक रात अम्मा सोई तो दोबारा ना उठ सकी। मेरी और नूरा की तो दुनिया ही लुट गई थी। हम दोनों इस भारी दुनिया में अकेले रह गए थे। फिर मोहल्ले वालों ने मुझे समझाया कि तुम अपनी छोटी बहन को पालना है, इसलिए हिम्मत करो, खुद कमाओ, अपना भी पेट भरो और अपनी बहन को भी पालो। मैं चुपचाप आंसू बहा रही थी। मुझे इनकी बातों की संगीनी का अंदाजा था। अम्मा के मरने के 3 दिन बाद मैं वापस काम पर जाने की तैयारी करने लगी। नूरा को मैंने खाला कलसोम के घर भेज दिया था। पूरा दिन इसने वहां रहना था, फिर शाम को आकर इसे अपने साथ ले आती। मैं पैदल चल चल कर इस कोठी तक पहुंच गई। फिर इसके अंदर जाकर कामकाज करने लगी। मैं कामकाज करने में मसरूफ थी, तब भी गर्दन मोड़कर पीछे देखने लगी। वो लंबा चौड़ा शख्स मेरे पीछे खड़ा मुझे गुस्से से देख रहा था। यकीनन वो इसलिए गुस्से में था कि मैं इतने दिन से काम पर नहीं आई थी। तो अभी भी मैं सर झुकाकर कहने लगी, साहिब जी मेरी माँ का इंतकाल हो गया था, इसलिए मैं काम पर ना आ सकी। मैं इसे दुखी लहजे में बता रही थी। जब भी इसने मुझसे वो कहा जिसे सुनकर मैं हैरान और परेशान रह गई। वो मुझसे कहने लगा, तो क्या हुआ अगर तुम्हारी माँ मर गई? मरना तो आखिर सब ने है। हमारा तो पूरा कबीला मर गया था, लेकिन फिर भी हम तुम्हारी तरह रोनी सूरत बनाकर नहीं घूमते थे। मैं सर झुकाकर रह गई। फिर वो मुझे ताकीद करने लगा कि भला कुछ भी हो जाए दोबारा छुट्टी नहीं करनी है। 3-4 दिन सफाई न करने की वजह से पूरा घर मिट्टी से हटा हुआ था। इतनी सफाई सुथराई करने के बावजूद घर किसी भी तरह से साफ होकर ना दे रहा था और मैं थकन से चूर हो चुकी थी। तभी मैं इस शख्स की ख्वाबगाह तक आ गई और इसके नर्म और मुलायम बिस्तर पर लेटकर आराम करने लगी। मैं अभी लेटने ही थी कि मेरे जिस्म को जोरदार झटका लगा और मैं उठकर बैठ गई। मेरी नज़र सामने लगे शीशे पर पड़ी थी, जिसमें मुझे अपने बजाय किसी और की शक्ल नजर आ रही थी, लेकिन वो लड़की इंतहाई खूबसूरत थी।
मैं के फाड़ फाड़ कर देख रही थी। ये मैं तो नहीं, फिर कौन है? मैंने अपने हाथ पांव की तरफ देखा। इंतहाई काली रंगत वाले मेरे हाथ पांव सुनहरी रंगत में ढल रहे थे। मेरा पूरा वजूद बिल्कुल तब्दील हो चुका था। मैं अपने आप में ना रही थी। अपने आप को घूम घूम कर देखने लगी। आईने में मैं नहीं बल्कि कोई शहजादी थी। मेरे चेहरे पर खुशी फूट रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं आसमान ओढ़ रही हूँ। तभी कमरे का दरवाजा एकदम से खुला था। वो लंबा चौड़ा पूरी तरह से शख्स अंदर आया और मुझे गौर से देखने लगा। शख्स मुझे गौर से देखे जा रहा था। मैं अपनी खूबसूरत आंखें उठाकर इसे देख रही थी। इसके पीछे वही चेहरा ढांपे लड़की भी खड़ी थी। इसे देखकर मैं चौंक गई। मुझे ऐसे जकड़ा कि मैं चंद सानी तक कुछ बोल ना सकी। इस लड़की का चेहरा बिल्कुल मेरी बदसूरत शक्ल के जैसा हो गया था। मैं हैरान और परेशान थी कि इसके रूप में मैं ढल चुकी थी और वो मेरे रूप में ढल चुकी थी। वो शख्स मुझसे कहने लगा, कैसी लगी तुम्हें ये तब्दीली? मैंने नजरें झुका ली। फिर मैं इस शख्स से तमाश से कहने लगी, जिंदगी के इतने साल मैंने एक बदसूरत लड़की बनकर गुजारे हैं। कोई मुझ पर नजरें डालना भी गवारा ना करता था, लेकिन इस रूप में ढलकर मैं अपने आप को किसी परिस्तान की शहजादी समझ रही हूँ। ठीक है, अगर तुम अपनी ये खूबसूरती पाना चाहती हो तो इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। वो शख्स मुझे कह रहा था और मैं हैरान इसकी बातें सुन रही थी। फिर इससे कहने लगी कि हाँ, मैं ये रंग रूप पाने के लिए हर काम कर सकती हूँ। जो भी तुम मुझे काम कहोगे वो मैं ज़रूर करूँगी। सो वो शख्स कहने लगा कि ठीक है, ये रंग रूप तुम्हें जब ही मिलेगा जब तुम मेरा ये काम पूरा कर दोगी। यहाँ से सैकड़ों मील दूर एक बस्ती है। इस बस्ती के अंदर एक लड़की रहती है, तो मैं इस लड़की की मदद करना होगी। वो तुम्हारे जैसे इंसानों के हाथों इस कदर मजबूर हो चुकी है कि आज या कल में कभी भी खुदकुशी कर सकती है। तुम्हें उसे खुदकुशी से बचाना होगा। तुम्हें जल्द से जल्द इस तक पहुँच कर इसे इस काम से रोकना होगा। मैं इसकी बातें हैरानी से सुन रही थी। फिर मैं इससे कहने लगी कि वो लड़की कौन है? आखिर मैं ही इसकी मदद क्यों कर सकती हूँ? तुम इसकी मदद इसलिए कर सकती हो क्योंकि तुम इंसान हो और हम जिन्साते हैं। और जिन्नात भले ही कितने ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन बाज ऐसे काम होते हैं जो सिर्फ इंसान ही कर सकते हैं। मैं इनके मुंह से ये बातें सुनकर उछल पड़ी। तो क्या इतने दिन से मैं इन जिन्नात के साथ रह रही थी? ये इंसानों का नहीं बल्कि जिन्नात का घर है। वो जिन्नात मुझसे कहने लगा, जल्दी करो, मेरे पास टाइम बहुत कम है। मुझे हर सूरत में इस लड़की को बचाना है। फिर मैं इसकी हदायत पाकर जल्दी जल्दी घर से निकली और जंगल की तरफ जाने लगी। चल चल कर मेरे पांव थकन से चूर हो चुके थे, लेकिन वो बस्ती मुझे कहीं भी नजर न आ रही थी। जंगल में भटकती फिरती काफी देर हो गई। तभी दूर मुझे बने हुए मकानात नजर आने लगे। मेरे दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई। मैं जल्दी जल्दी इन मकानों की तरफ बढ़ने लगी। यकीनन ये वही बस्ती थी जिस बस्ती का जिन्नात ने मुझे कहा था। आखिरकार मैं इस बस्ती तक पहुंचने में कामयाब हो गई। फिर इस बस्ती में से गुजरने वाले एक शख्स ने रुक कर पूछने लगी कि इस बस्ती में मुझे एक लड़की से मिलना है जो बहुत परेशान और मायूस है। मैं इसकी नामो शक्ल तो नहीं बता सकती, लेकिन बस मुझे इतना पता है कि वो लड़की आजकल हालात से बहुत परेशान है। वो शख्स रुक कर मुझे गौर से देखने लगा। फिर कहने लगा कि कहीं तुम तारा के बारे में तो नहीं पूछ रही हो, क्योंकि इस पूरी बस्ती में तारा ही है जो कि इंसानों के हाथों आजकल जलीलो ख्वार हो रही है। मैंने जल्दी से इस बात में गर्दन हिला दी और कहने लगे कि हाँ, वो लड़की तारा ही है। मुझे तुम इस तक मिलवा दो किसी तरह भी करके। फिर इसने मुझे एक छोटे से बने हुए मकान के बाहर छोड़ दिया और मुझसे कहने लगा कि इस घर में वो लड़की तारा रहती है। मैंने धीरे से दरवाजा बजाया। चंद सेकंड बाद ही दरवाजा खुल चुका था। जिस लड़की ने दरवाजा खोला, इसने अपना चेहरा को आधा ढांपा हुआ था, बिल्कुल इसी लड़की की तरह जो मुझे उस कोठी में मिली थी। लेकिन इस लड़की की शक्ल इस लड़की से काफी मुख्तलिफ नजर आ रही थी। तभी मैं इससे कहने लगी कि मुझे आपके पास किसी ने भेजा है मदद करने के लिए, तो मुझे अपनी परेशानी बताओ ताकि मैं इस परेशानी का कोई हल निकाल सकूं। वो लड़की चुपचाप नजर झुकाकर बैठी थी। फिर मैं इससे पूछने लगी कि तुमने अपना चेहरा इस तरह से क्यों ढांपा हुआ है? तो वह लड़की मुझे कहने लगी कि इसलिए कहीं मेरी हैबतनाक शक्ल देखकर लोग मुझसे डर ना जाएं। मैं हैरान होकर इसे देखने लगी और इससे इसरार करने लगी कि मुझे अपना चेहरा दिखाओ, मैं तुम्हें देखकर नहीं डरूंगी। फिर मैं इसे अपने आप का बताने लगी कि किस तरह मैं एक इंतहाई बदसूरत लड़की थी
और फिर भी अपनी जिंदगी गुजार रही थी। मेरे इसरार करने पर इसने अपना चेहरा मुझे दिखाया, जिसे देखते ही मेरी चीख निकल गई। इस लड़की का चेहरा बिल्कुल जला हुआ था। आंख की जगह पर सिर्फ निशान बाकी था और आधे होंठ पिघल कर बिल्कुल ही खत्म हो चुके थे। कान की जगह पर भी सिर्फ निशान बाकी था। इसका आधा चेहरा बिल्कुल गर्दन तक जला हुआ था। इसे देखकर मैं बिल्कुल साफ बैठी थी। मेरे मुंह से आवाज तक ना निकल रही थी। फिर मैं इससे कहने लगी कि तुम्हारा ये हाल किसने किया है? या किसी हादसे ने तुम्हें इस हाल तक पहुंचाया है? फिर इसने अपने चेहरे को वापस ढक लिया और मुझसे कहने लगी उदास लहजे में कि मेरे इस बदसूरत चेहरे को बनाने में किसी और का नहीं बल्कि इस बस्ती के लोगों का ही हाथ है। मैं गुस्से से खड़ी हो गई और इस लड़के से कहने लगी कि बताओ वो शख्स कौन है जिसने तुम्हें इस हाल तक पहुंचाया है? इतना जुल्म वो भी एक लड़की के साथ कोई इंसान भला कैसे कर सकता है? फिर इसने मुझे हाथ के इशारे से बैठने का कहा और मुझे कहने लगी कि मैं ही नहीं, इस बस्ती के लोग पहले भी कई लड़कियों के साथ ऐसा काम कर चुके हैं। इस बस्ती के लोगों को किसी पर भी बदकारी का शोभा होता है तो वो लोग इस लड़की का यही हाल करते हैं। मैं भी आज से 1 साल पहले इंतहाई खूबसूरत लड़की थी। माँ बाप के मरने के बाद मैं अपनी खाला के घर रह रही थी। इनके घर में रहने की कीमत में इनके घर का सारा कामकाज करके चुका रही थी। मेरी काली सी आंखें और गालों को पड़ते हुए डिंपल मुझे सब लड़कियों से अलग बनाते थे। मेरी खाला की लड़कियां इंतहाई सांवले रंग की मालिक थी। इनकी आंखें छोटी छोटी जबकि होंठ बहुत मोटे मोटे थे। जब घर पर आकर खाला के सामने या इनकी लड़कियों के सामने कोई मेरी तारीफ करता तो हसरत के मारे इनका बुरा हाल हो जाता। मेरी खूबसूरती में मेरा कोई कमाल न था, बल्कि मेरी खूबसूरती तो इस रब की अता करता थी जो सबकी सूरतें बनाता है। लेकिन खाला और खाला की सारी बेटियां मुझसे पूरी तरह हसद करने लगी। तभी वो अपनी माँ को उकसाती कि इससे सारे घर का काम काज करवाया करो ताकि ये भी हमारी तरह बदसूरत बन जाए। मुझ पर जवानी का जोश अरूज पर था और जवानी में खूबसूरती भी कमाल की होती है। एक दिन जब मेरी बड़ी वाली कज़न अरीशा के रिश्ते वाले आए हुए थे, खाला ने मुझे कहा कि तुम सिर्फ किचन तक दूध रहना, किचन से बाहर ना निकलना। लेकिन पूरा हुआ मेरी किस्मत का जब हाथ धोने के बहाने खातून किचन में आ गई थी। इसने मुझे किचन में काम करते हुए देख लिया था। वो मुझे देखकर हैरान थी, शायद मेरी खूबसूरती ने इसको अपने जहन में जकड़ लिया था। तभी वो अंदर जाकर खाला से इसरार करने लगी कि जो किचन में लड़की काम कर रही है इसे हमारे सामने बुलाया जाए। खाला ने नाचार मुझे अंदर बुलाया और वो सारी खातून अरीशा के बजाय मेरे लिए रिश्ता डालकर चली गई। वो लोग तो चली गई लेकिन खाला ने मुझे चुटिया से पकड़कर इतना मारा कि मेरी रूह भी तड़प उठी थी। लेकिन इनके हाथ किसी तरह भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। खाला मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही थी कि मैं जानबूझकर इन मेहमानों के सामने आई थी। इसकी बेटियां और वो मुझे कहने लगी कि तुम्हें ज़्यादा शादी की आग लगी हुई है, सारी ज़िंदगी यहीं पड़े पड़े गुजार दोगी, लेकिन मैं तुम्हारी शादी नहीं करूँगी। खाला और इसकी सारी बेटियां मुझ पर थूक कर चली गई। मैं अपने जख्मों पे मरहम लगाने के लिए वहां अकेली रह गई। खाला ने मुझे इतना मारा था कि मेरा जिस्म उठने से भी इनकारिक था। लेकिन फिर भी इस हालत में मैं घर का सारा काम करती फिर रही थी। लेकिन शायद अभी मेरे साथ कुछ और होना बाकी था। जब खाला के नंद का बेटा इस घर में चला आया, अरीशा और मुनीबा दोनों इसके आगे पीछे घूम रही थी। वो लड़का था भी इंतहाई दर्जे का खूबसूरत। ऊपर से इसकी सरकारी नौकरी लग चुकी थी। इस गांव में वो एक सरकारी स्कूल में यहाँ पढ़ाने आया था। मैं ज्यादातर दुपट्टे में लिपटी चुपचाप किचन में काम करती हुई रहती थी। इस दिन खाला के मार खाने के बाद मैंने कोशिश ही की कि मैं ज्यादातर किसी के सामने ना आऊं। एक दिन दुपट्टे को पूरी तरह से मुंह पर ढांपे में किचन में बर्तन धोने में मसरूफ थी, जो वो लड़का मेरे सर पर आकर खड़ा हो गया और मुझसे पानी मांगने लगा। नाचार मुझे पानी देना ही पड़ा था। मैंने गिलास में भरकर इसे पानी थमाया। मेरी नजरें झुकी हुई थी, लेकिन इसकी गहरी नजरें मैं अपने ऊपर महसूस कर रही थी। वो मुझे बहुत गौर से देख रहा था। तभी मुझसे कहने लगा कि आप इतना काम क्यों करती हैं? मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ कि आपकी जिंदगी काम से शुरू होकर काम पर ही खत्म हो जाती है। जिंदगी हंस खेल कर गुजार लेनी चाहिए। तभी मैंने अपनी काली आंखें उठाकर इसे देखा और इससे इल्तजा करने लगी कि खुदा के लिए आप यहाँ से चले जाइए।
जिंदगी मुझ पर पहले भी आसान नहीं है। अगर खाला या इसकी बेटियों ने आपको मुझसे बातें करते हुए देख लिया तो वो मेरा जीना दूभर कर देंगी। मेरा इसको यूं देखना कि जैसे वो कोई भूत बन गया। इसने आज मुझे पहली दफा देखा था और मैंने इसे आज पहली दफा इतने गौर से देखा था। फिर जैसे हमारी मोहब्बत की एक नई शुरुआत हो, मैं धीरे धीरे इसे पसंद करने लगी। इसकी आंखों में भी मेरे लिए साफ पसंदगी थी। फिर एक दिन जब खाला और इसकी बेटियां कहीं गई हुई थी तो वो चुपके से मेरे पास चला आया और मुझसे पूछने लगा कि आखिर तुम फुप्पो और इनकी बेटियों से इतना डरती क्यों हो। तो मैंने इसको सारी बात बता दी कि इस तरह मेरी ये खूबसूरती मेरे लिए एक अज़ाब बनी हुई है और अगर तुम्हारी फुप्पो को ये पता चल गया कि तुम इसमें दिलचस्पी ले रहे हो तो वो मुझे जान से ही मार देंगी। तो वो मुझे यकीन दिलाने लगा कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी माँ ने मुझे इजाज़त दी है कि मैं खुद से कोई लड़की पसंद करके इसी के साथ शादी कर लूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में मुझे तुम्हारे जैसे हमसफ़र की ज़रूरत थी। इसलिए मैं जैसे ही घर जाऊँगा तो अम्मी से कहूँगा कि तुम्हारे लिए वो मेरा रिश्ता लेकर आए। इसकी बातें मुझे किसी और ही दुनिया में सैर करा रही थी। मैं दिल ही दिल में खुश होने लगी कि अहमद ने शादी के बाद मुझे खाला और इसकी बेटी के हिसाब से हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। अब मैं बड़ी खुश रहने लगी थी, लेकिन मेरी ये खुशी आरसी साबित हुई। एक दिन जब अहमद मेरे लिए फूलों के गजरे लेकर आया तो वो गजरे इसने चुपके से मुझे दे दिए और मैंने वो गजल कमरे में छुपा कर रख दिए। तभी मीनू मेरे कमरे में किसी काम से गई थी और इसने वो गजरे रखे हुए मेरे कमरे में देख लिए जो अहमद मेरे लिए लेकर आया था। वो गजरे लाकर इसने अपनी माँ के हाथ पर रख दिए और अपनी माँ से कहने लगी कि देखो अम्मी ये कैसे अहमद के साथ रंगरलियां मनाती फिर रही है। आखिर इसने अहमद को भी अपने जाल में फंसा लिया है। अहमद तो घर पर ना था पर खाला थी और इसकी मार। वो मुझे बालों से पकड़ पकड़ कर दीवार पर मार रही थी और मुझसे कह रही थी कि तू तो एक नागिन की पैदा की हुई है, आस्तीन का सांप बनकर हमें डस रही है। मैं अहमद की शादी अलीशा के साथ करने का सोच रही हूँ और तूने अपना ही चक्कर पाल लिया। इसके साथ आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मक्कार लड़की। इनके हाथ किसी तरह भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी रेशा बाहर से भागती हुई आई और अपनी माँ को कहने लगी कि अम्मी से छोड़ दो, अहमद आने वाला है। ऐसा ना हो कि वो ये सब देख ले और इसका दिल हमारी तरफ से खट्टा हो जाए। खाला ने मुझे एक धक्का देकर छोड़ दिया। फिर अपनी बेटियों से कहने लगी कि इस चालाक लड़की का तो मैं ऐसा हाल करूंगी कि ये अपना कहीं मुंह दिखाने के लायक ना रहेगी। फिर एक दिन इसने अपनी बात पर अमल कर दिखाया। स्कूल में छुट्टियां होने की वजह से अहमद अपनी माँ से मिलने घर चला गया था। खाला ने मुझे कहा कि मैं और ऋषा मुनीबा एक दिन के लिए कहीं जा रहे हैं, तुम पीछे से घर पर रुकोगी। वैसे भी शादी ब्याह की कोई तकरीब होती है या किसी की दावत वगैरह, लेकिन वो मुझे अपने साथ कहीं ना लेकर जाती थी। मैं इनकी बात पर राजी थी और भला मेरी मचाल क्या थी कि इनके सामने किसी बात से इनकार करती। वो मुझे अकेला घर में छोड़कर चली गई। फिर मैं बाकी के घर के काम समेटने लगी। मैं इस बात से अनजान थी कि इन्होंने घटिया साजिश अपने गंदे जहनों में रच रखी थी। मैं घर का सारा काम काज खत्म कर चुकी थी। रात के 8 बजने वाले थे, लेकिन खाला और इसकी बेटी अभी तक ना आई थी। जब भी दीवार से एक लड़का कूदा था, मैं इसे चोर समझ रही थी। मुझे ये नहीं पता था कि ये सब खाला और इसकी बेटियों की साजिश थी। वो लड़का जैसे एक घर में घुसा, इसे देखकर मैं चीखने लगी थी। किसी ने मुझे जोर से पकड़कर मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। मुझे सांस भी ना आ रहा था। फिर इसने मुझे पकड़कर चारपाई पर डाल दिया और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। मेरे कपड़े फट चुके थे। बिखरे बालों और इस खराब हुलिये के साथ मैं पागलों की तरह वहां बैठी इस लड़के से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इस लड़के की कोशिश थी कि किसी भी तरह करके वो मेरे सारे कपड़े फाड़ दे। तभी दरवाजा तेज तेज बजने लगा और धाड़ से दरवाजा खोल कर खाला और इसकी बेटियां और इनके साथ गांव के कुछ लोग थे। तभी खाला ने सबके सामने जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया कि हाय हाय देखो, हमारी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर कैसे इस लड़के के साथ मुकाला कर रही है। तभी अरीशा और मुनीबा ने इस लड़के को इशारा किया और वो लड़का पलक झपकते ही दीवार पे लांग कर गायब हो गया। मैं रोते रोते खाला के पास गई और इसे कहने लगी, खुदा के लिए खाला मुझे बचाओ। वो लड़का मेरी इज्जत लूटने के चक्कर में था। घर में घुसकर जबरदस्ती अंदर आ गया था।
लेकिन खाला ने मुझे एक जोरदार धक्का दिया और जमीन पर फेंक दिया। फिर साथ खड़े लोगों से कहने लगी कि देखो अपनी बदकिरदारी को कैसे छुपा रही है ये लड़की। इसने हमें बहाना करके तीनों माँ बेटियों को बाहर भेज दिया था और इस लड़के को बदकिरदारी करने के लिए घर बुला लिया था। हाय, मैं अपनी जवान बेटियों को लेकर कहाँ जाऊं? इस बदकिरदार लड़की की वजह से मेरी बेटियों की भी जिंदगी बर्बाद हो गई। धीरे धीरे करके गांव के सारे लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। खाला की बदजुबानी के आगे भला मेरी बात का किसने यकीन करना था। खाला इन सब पे जोर डाल रही थी कि ये अपनी खूबसूरती का फायदा उठाकर गांव के मर्दों को फांस रही है। तुम लोग कुछ करो वरना इस गांव की सारी बहन बेटियां बर्बाद हो जाएंगी। इन्होंने गांव के सारे लोगों को इतना उकसाया कि मेरी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद करवा दी। एक रात जब मैं अपने बिस्तर पर सोई हुई थी तो खाला और गांव के चंद लोगों ने मिलकर साजिश के जरिए मुझे इतना पिटवाया कि मार मार कर मेरा बुरा हाल कर दिया। दूसरे दिन मैं जख्मों से चूर चूर वजूद लिए किचन में काम कर रही थी। खाला ने इतना रहम भी ना खाया कि मेरी हालत ऐसी है और फिर भी मुझसे काम करवा रही थी। तब भी मैं पानी गर्म कर रही थी कि अचानक मुझे चक्कर आया और इस गर्म पानी में मैं गिर पड़ी। गर्म पानी में गिरने की वजह से मेरा आधा चेहरा पूरी तरह से जल गया था और मैं खूबसूरत से बदसूरत हो गई थी। मैं चीखें मार मार कर उठी थी, लेकिन किसके सामने जाकर फरियाद करती, क्योंकि इस गांव में कोई भी मेरा फरियादी ना था, कोई भी मेरा अपना मौजूद ना था। फिर गांव के लोगों ने फैसला किया कि जो कि ये लड़की बहुत बदकिरदार है, इसलिए अल्लाह ताला ने इसे निशान इबरत बनाया है। इसे गांव के कमरे में रखा जाएगा इबरत के तौर पर। जब से मैं इसी कमरे में रह रही हूँ, गांव का कोई भी शख्स मुझे एक टाइम का खाना देकर चला जाता है और यूं मैं अपनी ज़िंदगी इसी कमरे में महदूद होकर गुजार रही हूँ। अब तो सोचती हूँ कि अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लूँ, क्योंकि ये ज़िंदगी मुझे बहुत बोझ लगने लगी है। मैं इस लड़की की कहानी किसी बुद्ध की माँ ने सुन रही थी। इतना जुल्म, वो भी एक यतीम लड़की के साथ। फिर मैं इसके आगे गिड़गिड़ाने लगी और इससे कहने लगी तुम जो भी कहोगे तुम्हारी खातिर मैं करने को तैयार हूँ। बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। वो लड़की उदास होकर मुझसे कहने लगी मैं सिर्फ एक बार अहमद से मिलना चाहती हूँ और इसको बताना चाहती हूँ कि मैं कोई बदकार लड़की ना थी, बल्कि ये सिर्फ सारी साजिश के तहत एक ड्रामा रचाया गया था। वो गांव वालों की बातों में आकर मुझसे बुरी तरह बदगुमान हो गया था, तो मैंने इस लड़के से वादा किया कि कुछ भी हो मैं तुम्हारी अहमद से बात करवा कर रहूंगी। फिर मैंने गांव के लोगों से किसी भी तरह करके अहमद का पता हासिल किया। इसके घर तक पहुंच गई। वो मुझे देखकर हैरान था। मैंने इससे कहा कि मैं तुम्हारे पास किसी वजह से आई हूँ और किसी ने मुझे यहाँ पर भेजा है। मैंने इससे कहा कि वो लड़की जिससे तुम प्यार करने लग गए थे, आज इसे इस हाल में छोड़कर तुम यहाँ भाग कर आ गए हो, जबकि इससे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। तो वह नजरें झुका गया और मुझसे कहने लगा वो लड़की सही नहीं थी। गांव वालों का कहना है कि वो किसी लड़के के साथ पकड़ी गई थी। तो मैंने इससे कहने लगी कि ये सब तुम्हारी फुप्पो और इसकी बेटियों की साजिश थी। वो तारा की खूबसूरती से हसद करती थी, इसकी वजह से इन्होंने ये सारा ड्रामा रचाया था। इस लड़के का किरदार बिल्कुल पाकीज़ा है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो चलो मेरे साथ इस बस्ती में। इस लड़के को मैं तुम्हारे सामने लाकर फेंक दूंगी, जिसने सब कुछ तुम्हारे फूफो के कहने पर तारा के साथ ये सब किया था। अहमद मुझे हैरत से देख रहा था। मैं खुश थी कि इसे कुछ कुछ मेरी बातों पर यकीन हो रहा था। फिर इसे लेकर मैं इस बस्ती में आ गई। जिन्नात मेरी काफ़ी मदद कर रहे थे। फिर मैंने दिल ही दिल में इन जिन्नात से मदद मांगी और इस लड़के को अपने सामने लाकर खड़ा करवा दिया। वह अहमद के आगे गिड़गिड़ा कर बोलने लगा कि इस औरत ने मुझे ये लालच दिया था कि वो अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर देगी, अपनी आधी जायदाद भी मेरे नाम कर देगी। इसी लालच में आकर मैंने इसके कहने पर यह सारा काम किया था। अहमद ने इसे इतना मारा कि इसके जिस्म से खून बहने लगा। इसके दिल में एहसास से नदामत था। एक घटिया औरत और इसकी बेटियों की साजिश की वजह से एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। फिर वो तारा के पास गया और इससे कहने लगा कि मुझे तुम्हारी खूबसूरती से कोई कर्ज ना था। मैं अब भी तुम्हें अपनाने को तैयार हूँ, क्योंकि मैंने सच्चे दिल से तुमसे मोहब्बत की थी। तारा हैरत भरी नज़रों से इसे देख रही थी। अहमद ने बड़े प्यार से इसका हाथ थाम लिया, फिर अपनी जेब से अंगूठी निकाल कर तारा के हाथ में पहना दी। मैं इन दोनों के मिलन पर बेहद खुश थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि अहमद ने तारा को अपनाकर अपनी मोहब्बत अमर कर दी थी।
मेरा काम हो गया था। अब मुझे जल्द से जल्द इसी कोठी की तरफ वापस जाना था। अपना ये रंग रूप हमेशा हमेशा के लिए पाना था। मैं तेज तेज कदमों से चलते हुए अपनी मंजिल की जानिब बढ़ने लगी। जब मैं कोठी में पहुंची तो इस कोठी में वो शख्स मौजूद था, लेकिन लड़की गायब थी। तो मैं इस शख्स से कहने लगी, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, अब तुम भी अपने वादे के मुताबिक हमेशा हमेशा के लिए मुझे खूबसूरत लड़की में ढाल दो। मैं अपनी बदसूरती से बहुत तंग आ चुकी हूँ। तो वो मुझे कहने लगा कि तुम किस कदर नादान लड़की हो। मैंने सिर्फ नसीहत के तौर पर तुम्हें तारा का हाल बताया है कि वो अपनी खूबसूरती की वजह से अपनी जिंदगियों को किस कदर अजाब में गिरफ्तार कर चुकी थी, और तुम अब भी अपनी इस खूबसूरती को पाना चाहती हो। सोच लो, समझ लो, इसकी बातें वहाँ की ही काबिल गौर थी। मैंने ये सोचा ही नहीं था कि तारा आपने ही खूबसूरती की वजह से किस कदर अजाब में गिरफ्तार हो चुकी थी, और कल कला को लोगों ने मेरे साथ भी यही हाल करना था। नहीं नहीं, मुझे ये खूबसूरती नहीं चाहिए। ये रंग रूप एक अजाब की तरह होता है जो लोगों को कभी भी अपनी जिंदगी नहीं जीने देता है। फिर मैंने इस जिन्नात से कहा कि तुमने तारा के साथ तो बहुत अच्छा कर दिया और अहमद के साथ इसकी ज़िंदगी सेट हो गई, लेकिन इसकी खाला और इसकी बेटियों को भी तो आखिरी सबक मिलना चाहिए था। इन्होंने तारा के साथ क्या क्या नहीं किया है। तो वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि खाला और इसकी बेटियों को दुनिया ही में सज़ा मिल गई थी। शायद तुमने इस कहानी के इस पहलू पर गौर नहीं किया। वो तीनों के तीनों एक कार एक्सीडेंट में हमेशा हमेशा के लिए मासूर हो गई थी। हम अपना कोई काम खुद से भी ना कर सकती थी, बल्कि बस्ती के लोग भी इनका हाल देखकर तौबा तौबा करते हैं। इन्होंने तारा को बर्बाद करना चाहा था, लेकिन साजिश करते करते वो खुद बर्बाद हो गए थे। बहरहाल, तुमने एक बहुत अच्छा काम किया है, एक लड़की की जिंदगी बचाकर। फिर मैं डरते डरते इस जनाजे से कहने लगी कि वो लड़की कौन है जो तुम्हारे साथ रहती है। तो वो मुझसे कहने लगा कि वो लड़की मेरी जिनसादी बीवी है। वो भी पहले बहुत खूबसूरत थी, लेकिन एक हादसे ने इसकी खूबसूरती हमेशा हमेशा के लिए इससे छीन ली। इसलिए वो जैसे भी इस हाल में देखती है कि कोई अपने जिस्मानी अज़ा से किसी वजह से महरूम हो चाहे, तो इसकी मदद करने के लिए वो हर वक्त तैयार रहती है। अभी भी इसने मुझे ही तारा के बारे में बताया था, और इसने मुझे कहा था कि मैं किसी भी तरह करके किसी इंसान के ज़रिए इसकी मदद करूं। जब तारा ने अहमद का साथ पाया तो इसके चेहरे पर बहुत खुशी थी, और ये खुशी महसूस करके मैं और मेरी बीवी बहुत खुश थे। तुमने एक अच्छा काम किया है, लेकिन देखो, खूबसूरती और बदसूरती अल्लाह की दो बनाई हुई मुख्तलिफ चीज़ें हैं। किसी के लिए खूबसूरती अजाब बन जाती है तो किसी के लिए बदसूरती। तुम बताओ, तुम्हारे लिए किस चीज़ में खुशी है? मैंने कुछ सेकंड तक इसकी बात पर गौर किया, फिर इस जिन्नात से कहने लगी कि मैं सिर्फ अपने हाल पर खुश रहना चाहती हूँ। मुझे अब अपनी बदसूरती से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लोगों को मेरी बदसूरती से फ़र्क पड़ता है। वो मुझ पर तरह तरह के जुमले कसते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं और मुझे मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं। ये सब सुनकर मेरा दिल ज़रूर दुखता है, लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं चाहा कि मैं खूबसूरत लड़की के रूप में ढल जाऊं। मैं उदास लहजे में इस जिन्नात से कह रही थी, तो वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराया और मुझे कहने लगा, लोग नादान होते हैं। इस दुनिया की सबसे बदसूरत मखलूक़ात वो जिन्नात हैं। वो इंतहाई काले, हैबतनाक और बदसूरत होते हैं, लेकिन देख लो, फिर भी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, और इन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग इन्हें तरह तरह के नामों से पुकारते हैं। लेकिन इंसान जिन्नात से किस कदर खौफज़दा है, और अल्लाह ताला ने जिन्नात को ये खूबी अता की है कि वो किसी भी इंसानी शक्ल में अपने आप को ढाल सकते हैं। इसलिए तुम भी अपनी बनाई हुई सूरत पर इस रब का शुक्र अदा करो, बजाय इसके कि तुम अपनी बदसूरती को खूबसूरती में ढालो। अपने दिल को इतना खूबसूरत बनाओ और लोगों की इसी तरह से मदद करती रहो। मेरा तुमसे वादा है कि आज के बाद तुम्हें ज़िंदगी में माली परेशानी कभी ना होगी। तुमने हमारे कहने पर इतना बड़ा काम किया है, इस लड़के के दुख दर्द को अपने दिल से महसूस किया है, इसलिए ये तुम्हारा इनाम है। जिन्नात ने ये कहते हुए छोटा सा बैग मेरे हाथ में थमाया था। इस बैग में इतनी मालो दौलत है कि तुम्हारी और तुम्हारी छोटी बहन की ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए ऐश में गुजरेगी। जाओ और जाकर इसका सही इस्तेमाल करना, क्योंकि ये हमारी तरफ से तुम्हारे दिया हुआ एक छोटा सा तोहफा है। आज के बाद इस जंगल में मैं तुम्हें दिखाई ना दूंगा, और ना ही मेरी बीवी, क्योंकि हमें अब कहीं और जाना है किसी और इंसान की मदद करने के लिए। ये कहते ही वो दोनों मेरी नज़रों से गायब हो गए। मैंने अपने वजूद की तरफ देखा तो मैं पहले वाली बदसूरत मेहरों के रूम में ढल चुकी थी,
लेकिन मुझे अपनी ये बदसूरती आज पूरी नहीं लग रही थी, बल्कि अच्छी लग रही थी। मैं इससे बेपनाह खुश थी और सोचती कि हर चीज़ का फ़ायदा और नुकसान होता है। खूबसूरती के पीछे छुपे हुए फ़ायदे तो हम देखते हैं, लेकिन बाज़ लोग इसी खूबसूरती की वजह से किसी बड़े अज़ाब नुकसान से दो-चार हो जाते हैं। नात की दी हुई दौलत से मैंने अपना छोटा-सा घर बनवाया और नूरा का स्कूल पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर मैं सोचने लगी कि क्यों ना हालात की सताई हुई लड़कियों के लिए मैं कुछ करूं। यही सोचकर मैंने अपनी बस्ती की लड़कियों के लिए एक छोटा सा सिलाई सेंटर खोल दिया, जिसमें बिल्कुल मुफ्त इनको सिलाई कढ़ाई और हुनर सिखाया जाता था। इस सेंटर से वो हुनरमंद बनकर अपने घर वालों का सहारा बन सकती थी। आज कोई भी मेरी बदसूरती को नहीं देखता है, बल्कि मेरे किए हुए काम को देखता है। सेंटर की लड़कियां मुझे मैडम मेहरों के नाम से पुकारती हैं। वो लड़की जिसे कल तक लोग काली चुड़ैल और काली भूतनी के नाम से पुकारते थे, आज वो मैडम मेहरों बन चुकी थी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।